आज के इस वीडियो में हम जिस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं वो चैप्टर है कणों का निकाय एवं घूर्णी गति, यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। इस चैप्टर में हम कुछ प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर तो एक ही वीडियो में आना संभव नहीं है, क्योंकि हमें नोट्स बनाने पे भी प्राथमिकता रखनी है। इसलिए हम कुछ प्रश्न पहले लेते हैं, जिन प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। शेष प्रश्न हम अपने अगले वीडियो में लेंगे। तो हम जिन प्रश्नों पर आज चर्चा करने वाले हैं उनमें सबसे पहला प्रश्न जो हम लेंगे वो है द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास। फिर हम सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को कैसे डिफाइन करें उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला प्रश्न जो हमारा होगा वो होगा घूर्णी गति यानी कि रोटेशनल मोशन के संबंध में कुछ गतियों के प्रकारों की जानकारी लेना, कितने टाइप्स की गति हो सकती है, कितने टाइप से मोशन कर सकती है वस्तु। फिर हम जो अगली जानकारी लेंगे वो ये होगी कि घूर्णी गति करती हुई वस्तु की और घूमती हुई वस्तु के अंतर क्या है। जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, पर पृथ्वी अपनी अक्ष पर भी घूमती है, तो क्या ये दोनों गति घूर्णी यानी रोटेशनल मोशन है या इनमें से एक सर्कुलर और एक रोटेशनल मोशन है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और दोनों मोशंस में क्या डिफरेंस या क्या समानता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न, द्रव्यमान केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, उसके पहले हमें थोड़ा ये सोचना पड़ेगा कि जिसके सेंटर ऑफ मास की हम बात कर रहे हैं उसे हम यहाँ जिस शब्द से डिनोट करेंगे वो है पिंड यानी कि बॉडी। पूरे शब्दों में बोलो तो उसका नाम है रिजिड बॉडी यानी दृढ़ पिंड, और उसी का एक नया नाम है कणों का निकाय। जैसे यदि आपने कभी लड्डू देखा हो, लड्डू यानी यदि हम लड्डू को देखें तो लड्डू को एक वस्तु है पर उसे दो प्रकार से देख सकते हैं। कैसे दो प्रकार से, कि जैसे यदि हम चाहें कि ये हमारा लड्डू है तो लड्डू मान के देख सकते हैं, परंतु यदि हम चाहें उसी लड्डू को देखने का तरीका ये है कि ये विभिन्न बूंदियों के कणों से मिलकर बना हुआ एक सिस्टम है जिसका नाम हमने रख दिया लड्डू। इस तरह से तो एक लड्डू है, लड्डू एक है परंतु देख दो प्रकार से रहा है। इसमें हम लड्डू को लड्डू मान के देख रहे हैं और इसमें हम इसे बूंदी के कणों का समूह देख रहे हैं, बूंदी के कणों का समूह देख रहे हैं। तो जब चीज एक है तो दो प्रकार से तो देख रहे हैं, तो दो प्रकार से देखेंगे तभी हम विस्तार से समझ पाएंगे कि इनमें समानताएं क्या है और अंतर भी क्या है। जब हम बूंदी के केवल एक कण की बात करें, जैसे मान लीजिए हमारा बूंदी का एक कण है, यदि ये बूंदी का कण है तो द्रव्यमान उसका यानी मास m1 है। अब यदि इस बूंदी के कण से ये लड्डू बना है तो इसमें ऐसे बहुत सारे कण हैं, जैसे द्रव्यमान m1 है, m2 है, m3 है, m4 है, बहुत n पार्टिकल्स है। तो ये पार्टिकल्स यानी कणों से मिलकर हमारा लड्डू बना, तो लड्डू का द्रव्यमान हम बोलते हैं मान लीजिए 100 ग्राम, हमारी कैपिटल एम है, तो ये 100 ग्राम इन सबसे बनके बना है। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि लड्डू का द्रव्यमान कैपिटल एम यदि है तो उसका मान होगा पहली बूंदी के कण का द्रव्यमान प्लस दूसरी बूंदी का प्लस तीसरी बूंदी का, ऐसे आखिरी बूंदी का, इन सबको जोड़ देंगे तो इस तरह से हम लिख पाएंगे। पर इस तरह से लिखने में भी लड्डू का द्रव्यमान ले रहे हैं और एक बार में बोल रहे हैं कैपिटल एम तो भी उसी लड्डू का द्रव्यमान मान रहे हैं। अब हमारे पास एक नया प्रश्न पैदा होता है कि यदि एक बूंदी का कण है उसका द्रव्यमान m1 यहाँ है, तो इस तरह से ये m1 ये m2 ये m3 ये अगला ये अगला ये अगला, तो लड्डू का द्रव्यमान किसका है? तो लड्डू का द्रव्यमान का भी तो एक पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा। हमने मान लिया लड्डू का द्रव्यमान यहाँ है, यानी कि कणों के द्रव्यमान यानी मास की जब हम चर्चा कर रहे हैं, पार्टिकल्स के मास की चर्चा कर रहे हैं, तो हम उन्हें अलग अलग जगह इमेजिन कर रहे हैं। एक का मास इधर है, एक का इधर है, एक का इधर है, एक का इधर है, एक का इधर। परंतु जब लड्डू के समग्र रूप से इकट्ठे रूप से हम उसके मास की चर्चा करेंगे तो उसके मास का यहाँ एक पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा। इसी का नाम है द्रव्यमान केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को यदि हम डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से बोल सकते हैं कि किसी पिंड या कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर उस पिंड अथवा कणों के निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। अंग्रेजी में बोलूं तो द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी और ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स is the point
at which the entire mass of that body or system of particles can be considered to be concentrated. अब लड्डू वाले से मैंने उदाहरण दिया, लड्डू तो गोल है, बर्फी बनाते तो चौकोर हो सकती थी, थोड़ी षटकोण इस तरह की भी हो सकती थी, पर ये आकृति ये कोई वस्तु, अन्य कोई वस्तु है जो बेलनाकार है, क्योंकि हमें हमेशा लड्डू में लागू नहीं करना है। आकृति दुनिया के बहुत सारे पिंड होते हैं, बहुत सारी बॉडी होती है, अलग अलग शेप की होती है। तो कुछ बॉडी होती है जो हमारे मैथ्स में, फिजिक्स में डिफाइन होती है, जैसे बेलन यानी कि सिलेंडर, गोला, स्फीयर, सर्किल, वृत्त, आयत, रेक्टेंगल, ये जो डिफाइंड बॉडी है कहते हैं ज्यामितीय आकृति, जियोमेट्रिकल शेप वाली बॉडी है। तो इनका द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो वो तो उनकी निश्चित होगा, जैसे लड्डू का है निश्चित तौर पर केंद्र में होगा। यदि आयत है तो हो सकता है कि लंबाई और चौड़ाई के बीच में से क्रॉस करेंगे तो वहां जो सेंटर आएगा वहां होगा। बेलन है तो इसके एक्सिस पर कहीं होगा, ये चक्की है तो इसका डायगोनल कट पॉइंट आएगा यहाँ पे होगा। तो इस तरह से अलग अलग शेप का तो हम निकाल सकते हैं, देखिए। परंतु यदि कोई शेप ऐसा हो जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, यदि हम इस शेप को फिजिकली यानी कि ये देख तो बता सकते हैं पर मैथमेटिक्स की भाषा में कौन सा शेप हम नहीं बता पाएंगे, तो इस तरह से इस शेप की डिजाइन का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो सेंटर ऑफ मास ये होगा कि ये इस पे निर्भर करता है कि वो जो जगह हम सेंटर ऑफ मास मान लीजिए इसका यहाँ है, तो इसके राइट साइड में और इसकी लेफ्ट साइड में जो पार्टिकल्स का मास है वो सेम होगा। वो सेम किस वे में होगा तो हम इसकी जब अगले प्रश्न में डिफाइन करेंगे कि इसकी पोजीशन कैसे निकालते हैं तब हम बात समझ पाएंगे। तो इसके बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि नियमित ज्यामितीय आकृति यानी जो हमारे फिजिक्स और मैथ्स में पाई जाती है कि वस्तुओं के द्रव्यमान केंद्र उनके ज्यामितीय केंद्र के संपाती होते हैं। ज्यामितीय केंद्र मतलब जो उसके ज्योमेट्रिक रूप से निकाले जाते हैं। जबकि अनियमित आकार जैसे ये आकार या ये आकार, अनियमित आकार की वस्तुओं के द्रव्यमान केंद्र उनकी स्थिति को जब ज्ञात करना हो तो वस्तु के द्रव्यमान वितरण यानी कि पार्टिकल्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करते हैं और इसका जो सिंबल है वो सी से दर्शाया जाता है। यदि अंग्रेजी में बोलूं तो द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट और रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप coincides with their geometric center, whereas the position of the center of mass of object of irregular geometric shape depends on the mass distribution of the object. It is expressed by C. एक द्रव्यमान केंद्र हम C से डिनोट करेंगे। ये द्रव्यमान केंद्र के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलेगी? तो मैं आपको कुछ उदाहरणों को द्वारा ही समझाने का प्रयास करता हूँ कि हम द्रव्यमान केंद्र कैसे समझें। तो कभी आपने शायद देखा हो कि जब सर्कस में जाते हैं या कोई बाजीगर होता है, वो दो पोल पर रस्सी बांध के रस्सी के ऊपर जब चलता है तो अपने हाथ में एक ऐसा डंडा पकड़ लेता है। वो डंडा क्यों पकड़ता है उसके बारे में हमें विचार करना है। अथवा कभी कभी आपने कोई ट्रक या बस या ऐसा कोई व्हीकल देखा होगा जो बहुत ओवरलोड होता है और हमें डर लगता है उसके बगल से निकलते समय कहीं ये पलट नहीं जाए, गिर नहीं जाए। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसका कारण ये है कि जब हम जैसे ये डंडा मान चले और हम इसको बैलेंस कर रहे हैं तो ये मेरी उंगली पर इस तरह से बैलेंस नहीं हो रहा है। यदि मेरी उंगली पर जो ये पेन मैंने बैलेंस किया है इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में पार्टिकल्स हैं, प्लास्टिक के पार्टिकल्स हैं, उनका अपना अपना मास है, परंतु जब पूरा पार्टिकल मिलकर ही पेन बना रहे हैं तो उनका मास ना इधर है ना इधर है, बल्कि इधर है जिधर मेरी उंगली है। अंगुली के ऊपर उसका मास है, यानी वो मेरा सेंटर ऑफ मास है। और जब तक ये सेंटर ऑफ मास मेरी अंगुली की सीध में रहेगा वर्टिकली, तब तक ये पेन मेरी इस अंगुली पर टिका रहेगा। और यदि ये सेंटर ऑफ मास मेरी बोर्ड उससे अलग हो गया तो तुरंत गिर जाएगा। ऐसा ही होता है कि जब कोई बस में या किसी ट्रक में ओवरलोड माल ज्यादा हुआ हो तो बस डगमगाती हुई सी चलती है। जब तक उसके मास का सेंटर उसकी बॉडी के सेंटर के आसपास नहीं रहता है तब तक वो वस्तु बैलेंस रहती है। जैसे ही वो मास उसकी बॉडी से थोड़ा सा भी आउट होता है वो गाड़ी तुरंत पलट जाती है। रस्सी पे चलता वो व्यक्ति भी क्या कर रहा है, वो भी कैसे भी करके वो दोनों हाथ में बांस पकड़ के डंडा पकड़ के उसको ऐसे ऐसे हिला रहा है, कुछ भी कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि अपने सेंटर ऑफ मास को यानी उसके बांस के सेंटर को और बॉडी के सेंटर ऑफ मास को रस्सी के ऊपर सीध मिला रहा है वर्टिकली। जैसे वो नहीं मिला पाता है तो गिर जाता है, या वो गिरने वाला होता है वो थोड़ा सा बांस को ऐसे एडजस्ट कर लेता है और वो उसके ऊपर बैलेंस हो जाता है। इस तरह से हमने इन दो उदाहरणों से देखा कि सेंटर ऑफ मास वस्तु को बैलेंस करने के लिए उसकी जानकारी आवश्यक है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है।
आप स्वयं भी सोचिए कि कभी आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखी थी तो सबसे पहले आपने क्या सीखा था? आप विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने अपनी साइकिल के दोनों पहियों और साइकिल की बॉडी के जिस सेंटर में अपने सेंटर ऑफ मास को बैलेंस करना सीखा था। ये वही सेंटर ऑफ मास है जिसकी वजह से हमारी समस्त साइकिल चलाने की तरीके, हमारी गाड़ी को बैलेंस करने के तरीके, किसी वस्तु के किसी पॉइंट पर स्थिर रहने के तरीके की हम व्याख्या कर पाते हैं। इस तरह से अभी हमने सीखा कि सेंटर ऑफ मास क्या है। अब हमें ये सीखना है कि सेंटर ऑफ मास की स्थिति को हम कैसे डिफाइन करें। कि सेंटर ऑफ मास, मान लीजिए एक डंबल है, डंबल समझते हो, जिम में देखा होगा कसरत करने, या हमें मान लीजिए कोई पार्टिकल, एक कोई बॉडी है जो दो पार्टिकल से मिलकर बनी है। मान लीजिए दो पार्टिकल से मिलकर एक बॉडी बनी है। ये पार्टिकल है ए और बी और इनका सेंटर ऑफ मास नहीं है, यहाँ है सी। ये जो सेंटर ऑफ मास सी यहाँ है, ये पार्टिकल क्योंकि हमने एक सीध में कल्पना करके हमें मानती है हमारे एक्स एक्सिस है, तो यहाँ का हमारा ओरिजिन यानी मूल बिंदु भी होगा O। इस मूल बिंदु O से हमारी पहली पार्टिकल की जो डिस्टेंस है मान लीजिए वो है x1, दूसरे पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए x2। पहले पार्टिकल का मास है m1, दूसरे पार्टिकल का मास है m2। तो सेंटर ऑफ मास हमारा कहाँ आएगा? क्या वो m1 के पास आएगा या m2 के पास आएगा या दोनों सेंटर में रहेगा? तो अभी हमें पता नहीं, हम यहाँ पे डिस्टेंस की मेजरमेंट करते हैं। मान लीजिए हमारा सेंटर ऑफ मास कैपिटल X दूरी पर है, ठीक है। तो इस तरह से जब हमने ये मानने की कल्पना करी तो सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन करने का तरीका ये होता है कि जैसे चित्र में हमने दिखाया कि दो m1 और m2 द्रव्यमान के दो कण हैं A और B, जिनके हमने नाम रखे हैं दो पार्टिकल्स के, जो कि हमारे ओरिजिन यानी मूल बिंदु से जो पहला पार्टिकल m1 है जिसका नाम हमने A रखा है, मास m1 है, वो x1 डिस्टेंस पर है, और जो दूसरा पार्टिकल B है जिसका मास m2 है वो हमारे सेंटर ऑफ ओरिजिन से x2 डिस्टेंस पे है। और उन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास यहाँ में लगता है यहाँ होना चाहिए और उसकी डिस्टेंस है ओरिजिन से x। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि m1 इंटू इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि CA बराबर होता है m2 इंटू इन दोनों के बीच की दूरी यानी CB, ठीक। यदि हम CB और CA के मान रखना चाहें तो क्या आएंगे हमारे पास m1 इंटू CA यानी AC भी बोल सकते हैं। तो यदि हम इस चित्र को ध्यान से देख पाए तो AC की वैल्यू निकालने का तरीका ये हम पे है कि हम OC में से OA को माइनस करते हैं। OC में से OA को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा कि OC माइनस OA, ये हमारे यहाँ CA बराबर m2 इंटू CB हमें करना है। तो इस चित्र में फिर से ध्यान से देखें, यदि हम OB में से OC को माइनस करते हैं तो हमारे पास CB आ जाएगा, यानी हमको करना पड़ेगा OB माइनस OC। ये शॉर्टकट याद रखें, दूर वाले बिंदु की स्थिति में से पास वाले बिंदु की स्थिति को घटा देने से हमें ये मान प्राप्त हो जाते हैं, ठीक। अब मान हम रखते हैं तो m1 OC की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है हमारे बोर्ड पर x माइनस OA की वैल्यू x1 बराबर m2, इसकी वैल्यू OB की वैल्यू x2 माइनस कैपिटल X, ब्रैकेट खोलेंगे तो m1x माइनस m1x1 बराबर m2x2 माइनस m2x। ये कैपिटल X वाली संख्या को हम LHS में लिखते हैं, क्या आएगा m1x प्लस m2x बराबर m1x1 जो उधर ले गया प्लस m2x2, x कॉमन आ गया तो यहाँ हमारे पास बचेगा m1 प्लस m2 और यहाँ बचा m1x1 प्लस m2x2। x की वैल्यू है हमको पोजीशन चाहिए, सेंटर ऑफ मास में आएगा हमारा, तो हमारे पास आ जाएगा m1x1 प्लस m2x2 बराबर m1 बराबर m1 प्लस m2। यानी हम इस फॉर्मूले के द्वारा हमारे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। क्या ये सेंटर ऑफ मास सेंटर में है? तो आप ही नहीं कह सकते, क्योंकि सेंटर ऑफ में तब होगा यदि हम एक कंडीशन लगाएं if m1 इक्वल टू m2, यानी हमारे दोनों पार्टिकल सेम मास के हैं, तो उस समय क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे तो आएगा x इक्वल टू m x1 प्लस m x2 बटा
m प्लस n, तो क्या है ऊपर से m को 1 आ गया, x1 प्लस x2 अपॉन 2m, तो m से m कट गया, तो यहाँ देख रहा है x1 प्लस x2 अपॉन 2m दोनों का सेंटर में मिलेगा। तो यदि हमारे पार्टिकल्स सेम साइज के हैं, सेम मास के हैं, तो हमारा सेंटर ऑफ मास सेंटर में होगा, अदरवाइज जिधर हमारे पार्टिकल्स भारी होंगे उनके निकट में होगा। इस तरह से हमने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालने की ये तरीका देखा। अब हमें इससे संबंधित, क्योंकि इस पार्ट का सेंटर ऑफ मास हमने पता कर लिया, उसकी पोजीशन भी पता कर लिया है, परंतु जब कोई बॉडी मूवेबल हो यानी गति में हो, तो वो जब बॉडी गति कर रही है तो गति का कौन कौन से तरीके संभावित है। तो इस चैप्टर में, जो कि हमारा रोटेशनल मोशन का चैप्टर है, तो हमें यहाँ पे मूलतः तो यही पढ़ना पड़ेगा कि वस्तु की रोटेशन क्या होती है, परंतु रोटेशन मोशन को हम डिफाइन कैसे करें, कैसे समझें, क्योंकि हम भारतीय लोग हैं। नॉर्मली जब हम बोलते हैं कि पंखा चला दो, पंखा चल रहा है, तो क्या वो पंखा चल रहा है मेरे घर से चलते चलते आपके घर पहुंच जाता है? तो इसका मतलब नहीं चल रहा है, क्योंकि नहीं चल रहा है, नहीं, हम बोलते गलत हैं। हम वो भारतीय हैं जो ये भी बोल देते हैं दही जमा, और क्या दही जमता है? सच्चाई में जमता है दूध, दही जमा लो बोल देते, पर हम समझ जाते हैं। ऐसे हम पंखा चला दो बोल तो देते हैं, परंतु पंखा चलाया नहीं जाता, पंखा घुमाया जाता है। बीजना समझते होंगे आप, बीजना घूमता है, फिरकनी घूमती है, दरवाजा घूमता है, साइकिल का हैंडल घूमता है, साइकिल का पहिया घूमता है, चलता नहीं, पर साइकिल तो चलती है। तो साइकिल भी चलने में क्या बात है? तो इस तरह से हमें यहाँ गति के कुछ प्रकार को समझना पड़ेगा। सबसे पहला है स्थानांतरीय गति, इसे अंग्रेजी में बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। स्थानांतरीय गति, स्थानांतरीय गति क्या होती है? तो स्थानांतरीय गति की सिंपल सी परिभाषा है, वो ये है कि जब कोई बाह्य बल के प्रभाव में कोई पिंड इस तरह से गति करता है कि उसके सभी कणों का विस्थापन और वेग समान होता है, तो पिंड की इस प्रकार की गति को स्थानांतरीय गति कहते हैं। यानी कि when the motion of a body under the effect of external force is such that the displacement and the velocity of all its particles are the same, then the type of motion of the body is called translational motion. अब इसे हम समझे कैसे। तो यदि हमने ये माना कि ये एक बॉडी है जिसका मास m है, ये A पोजीशन पे है, थोड़ी देर बाद ये B पोजीशन पे चला गया, तो जब ये A से B तक गया है तो इसका कोई भी पार्ट्स या पार्टिकल A पर नहीं छूटे, या रास्ते में आगे पीछे नहीं हुए। जिस शेप में, जिस साइज में जो पार्टिकल जहां था, यहाँ B पर पहुंच गए, वो उसी सेम साइज और लोकेशन पर है। इसलिए इसकी जो मूवेबल कंडीशन है उसको बोलेंगे हम ट्रांसलेशनल मोशन, यानी कि स्थानांतरीय गति। अब ये गति करके कैसे जाएगा? तो एक तरीका तो ये हुआ कि ऐसा फिसलता हुआ चला जाएगा, दूसरा तरीका होता है ये लुढ़कते हुए चला जाएगा, जैसे कि हमारी गेंद लुढ़कती हुई जाती है। तो गेंद लुढ़कती हुई जाती है, या और दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे साइकिल। साइकिल का पहिया कौन सी गति करता है? साइकिल का पहिया कौन सी गति करता है? इस पे हमें थोड़ा विचार करना है। या साइकिल कौन सी गति कर रही है, इस पे भी विचार करना है। तो पहले हम विचार इस बात पे कर लेंगे, जब परिभाषा क्लियर हो जाए फिर हम इन उदाहरणों से परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। एक पहली परिभाषा हमने पढ़ी स्थानांतरित गति यानी ट्रांसलेशनल मोशन की। दूसरी परिभाषा हमारे पास है घूर्णी गति यानी रोटेशनल मोशन की। घूर्णी गति क्या होती है? तो घूर्णी गति को घूर्णन गति भी कहते हैं, अंग्रेजी में रोटेशनल मोशन कहेंगे। जब कोई पिंड बल आघूर्ण लगाने पर, यहाँ एक शब्द बदल गया है, इससे पहले वाली परिभाषा में मैंने बोला था बल लगाने पर, अब मैं बोल रहा हूँ बल आघूर्ण लगाने पर। तो जब कोई पिंड बल आघूर्ण लगाने पर किसी अक्ष के परितः, परितः मान होता चारों, अबाउट, अराउंड, किसी अक्ष के परितः, अक्ष माने एक्सिस, अक्ष के परितः घूमने लगता है तो पिंड की गति को घूर्णन गति कहते हैं। अंग्रेजी में बोल दो when a body starts rotating about an axis on applying torque, then the motion of the body is called rotational motion. यहाँ रोटेशनल मोशन की परिभाषा है। अब इस परिभाषा में हमारे पास एक शब्द आया
किसी अक्ष के परित है, यानी अबाउट एन एक्सिस। तो ये एक्सिस क्या है? तो जिस अक्ष के परित है, यानी चारों परित माने चारों, कोई वस्तु घूम रही है, तो अभी तक हम मैथ्स में उसे अक्ष यानी एक्सिस बोलते थे, अब उसका नाम होगा रोटेशनल एक्सिस या एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ के नाम बदल गया, अक्ष वही चीज है। इसे भी हम उदाहरण समझेंगे कि अक्ष वाला क्या चीज है। एक और बात कि अब हमने बात करी थी साइकिल कौन सी गति कर रही है, पहिया कौन सी गति कर रहा है। यदि हम दोनों गतियों की बात कर रहे हैं तो साइकिल की जो गति है वो गति सामान्य गति कहलाती है। सामान्य गति क्या होती है? तो जब कोई वस्तु अपनी जगह पे ही घूमती रहती है, जैसे कि हमारा पंखा, जैसे कि हमारा दरवाजा, जैसे कि लट्टू, फिरकनी, हैंडल, स्टैंड पर खड़ी हुई गाड़ी का पहिया अपनी ही जगह पर घूमता है, तब उसे घूर्णी गति कहते हैं, यानी रोटेशनल मोशन कहते हैं। अपनी जैसे पंखा जिस छत से बंधा हुआ है, उस छत में वो वर्षों से वैसे ही घूम रहा, वही घूम रहा है, जगह नहीं बदल रहा है, तो उस समय उसकी गति कहलाती है रोटेशनल मोशन यानी घूर्णी गति। परंतु साइकिल का पहिया क्या कर रहा है कि जब तक स्टैंड पर गाड़ी खड़ी है तब तक तो अपनी जगह पे घूम रहा है, पर जब वो गाड़ी का पहिया सड़क के संपर्क में आएगा तो पहिया तो घूमता रहेगा, परंतु गाड़ी भी आगे बढ़ती रहेगी। यानी यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ दो मोशन एक साथ हो रहे हैं। दो कौन कौन से? एक रोटेशनल मोशन जो पहिया कर रहा है, और वही पहिया उसी रोटेशन मोशन के समय में भी अपना स्थान भी बदल रहा है, आगे जा रहा है। इसलिए उसकी गति में ये दोनों गति शामिल है, तो उसका कॉमन नाम होगा सामान्य गति, यानी कि नॉर्मल मोशन। When a body performs with rotational and translational motion simultaneously, then its motion is called normal motion. For example, the motion of a bicycle wheel. यह एक विशेष शब्द है simultaneously, यानी एक साथ, एक ही करके नहीं। इस तरह की गति को सामान्य गति बोलेंगे, ठीक है। तो सामान्य गति में जो पहिया है हमारे पास साइकिल का, वो डबल मोशन कर रहा है, वो रोटेशनल मोशन भी कर रहा है और वो ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है, इसलिए हम उसे बोलेंगे नॉर्मल मोशन कर रहा है, ठीक है। अब हम जिस बात पे हमारा टॉपिक है मूलतः वो है रोटेशनल मोशन का, हिंदी बोले तो घूर्णी गति। घूर्णी गति यानी रोटेशनल मोशन में है। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था कि हमारी जो अर्थ है उस सन के अराउंड में चक्कर लगा रही है, और परंतु ये अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूम रही है, एक दो मोशन कर रही है एक साथ। जब ये दो मोशन एक साथ कर रही है तो हम तो ये दोनों में बोल रहे हैं घूम रही है, अपनी अक्ष पे यानी एक्सिस पे रोटेट हो रही है, तभी हम बोल रहे हैं घूम रही है। अराउंड में, सन के अराउंड में घूम रही है, तभी हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं घूम रही। तो घूमने को घूर्णी कहते हैं क्या? नहीं, हमेशा घूमने को घूर्णी नहीं कहते, हमेशा घूमने को रोटेशनल नहीं कहते हैं। फिर क्या डिफरेंस है? तो यहां ध्यान से देखें कि ये जैसे मान लीजिए हमारा दरवाजा है घर का जो दरवाजा होता है वो नॉर्मली चौखट से जुड़ा होता है और बीच में कब्जे लगे होते हैं। यह हमारा हैंडल होता है और इसे पकड़ के हम उसको खोलते बंद करते हैं। यदि आपने फिरकनी देखी हो तो फिरकनी में नीचे कील और ऊपर ऐसा पकड़ने का हिस्सा होता है। बीजना देखा हो तो कुछ इस तरह से होता है। नल की कभी टोटी देखी हो, पानी की टैप, तो ऐसी होती है जिसको हम घुमाते रहते हैं। यदि आप इन सब बातों में ध्यान से देखें तो इनमें एक विशेष बात क्या है कि ये जो पंखा हमारी छत में लगा हुआ है उसके बीच में छत से जुड़ा हुआ एक डंडा भी लगा हुआ है। यानी इन सारे उदाहरण आप ध्यान से देखें तो जिसके चारों घूम रहा है, जिसका भी अपना नाम लिया था एक्सिस यानी अक्ष, वो उस ऑब्जेक्ट यानी बॉडी से जुड़ी है जिसकी गति की हम व्याख्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। जैसे फैन किसके चारों तरफ घूम रहा है तो हम इसे बोलेंगे ये रोटेशनल एक्सिस है। फिरकनी किसके चारों तरफ घूम रही है तो इसकी रोटेशनल एक्सिस है। पानी का कैप यानी टोटी किसके चारों घूम रही है तो इसकी रोटेशनल एक्सिस है। हमारा दरवाजा किसके चारों ओर घूम रहा है तो ये हमारा चौखट है, ये उसका रोटेशनल एक्सिस है। बीजना किसके चारों ओर घूमता है, बीजना मतलब जो हाथ का पंखा होता है
तो ये बॉडी है जो रोटेट करेगी और ये उसकी रोटेशनल एक्सिस है। और इन सारे कारणों में आप ध्यान से देखिए तो रोटेशनल एक्सिस बॉडी से स्थायी रूप से कनेक्टेड है, जुड़ी है। जब तक ये स्थायी रूप से जुड़ी हुई है तब तक हम ये कह सकते हैं रोटेशनल मोशन है। रोटेशनल मोशन में यदि हम ये बात करें कि ये अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगा रही है तो सन के अराउंड चक्कर लगा रही है परंतु ये जुड़ी नहीं है, उसके दूर से चक्कर लगा रही है, दूर से चक्कर लगा रही है। इसलिए सन की ये जो ऑर्बिटल मोशन होता है इसे हम रोटेशनल मोशन नहीं कहते हैं, इसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। कि वृत्ति गति घूर्णी गति, वृत्ति गति यानी सर्कुलर मोशन और घूर्णी गति यानी रोटेशनल मोशन, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो वृत्ति गति में घूर्णन अक्ष या केंद्र वस्तु से दूर होता है, पृथक होता है, जबकि घूर्णी गति में घूर्णन अक्ष वस्तु से जुड़ी होती है यानी उससे अटैच्ड होती है। यानी अंग्रेजी में बोलूं तो इन सर्कुलर मोशन द एक्सिस ऑफ रोटेशन या सेंटर जिसके अराउंड में घूम रही है इज सेपरेट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट वेयर एज इन रोटेशनल मोशन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज अटैच्ड टू द ऑब्जेक्ट। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक लड्डू का उदाहरण दिया था, तब मैंने आपसे कही थी हमें एक ही वस्तु को दो तरीके से देखना सीखना होगा। मैंने ऐसा क्यों बोला तो आप उसका कारण समझिए। जैसे ये हमारा पंखा है, थोड़ा बड़ा चित्र बनाता हूं मैं कि हमारा पंखा है, ये हमारा पंखा है, ये उसकी एक्सिस है जो छत से जुड़ी है, ये उसके ब्लेड्स है, ठीक है। यदि हम देखें तो ये जो पंखा है, ये पंखा एक बॉडी है जिस बॉडी में हम अलग अलग नहीं सोच रहे हैं। ये उसका सेंट्रल पॉइंट यानी मशीन है, ये फर्स्ट ब्लेड, सेकंड ब्लेड, थर्ड ब्लेड, एक्सिस अलग अलग नहीं, पूरा बोल रहा है पंखा यानी इट्स कॉल्ड बॉडी, रिजिड बॉडी। परंतु हम चाहें तो इसी पंखे को बोल सकते हैं ये एक्सिस है, ये पंखे की मोटर यानी मशीन है, ये पंखे की फर्स्ट ब्लेड है, सेकंड ब्लेड है, थर्ड। यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट को दो तरीके से देखना है। एक बार जब हमने उसे पंखा बोला तो पंखा बोलते समय हमने क्या बोला कि वो एक बॉडी है, फुल बॉडी, जिसके पार्ट्स पर हमारा ध्यान नहीं गया है। दूसरी बार में हमने क्या बोला, हमने बोला ये इसका मतलब हम उसे पार्ट्स की चर्चा कर रहे हैं, यानी एक ही वस्तु को दो तरीके से देख रहे हैं। अब दो तरीके से देखने के लाभ या उसमें अंतर क्या आता है वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर में नहीं कोई पंखा लगा तो फिर एक मिनट उसकी तरफ देखें, हमारे पंखे में ये 3 ब्लेड है। यदि हम अपने इस ब्लेड को यहाँ से नीले रंग से रंग दें, क्योंकि सब ब्लेड बराबर साइज के होते हैं पंखे में, उसका एक पार्ट हम रेड रंग से रंग दें सेंटर पार्ट, उसका एक पार्ट हम ब्लैक रंग से रंग दें। तो इस तरह 3 रंग से हमने रंग दिया है। अब इसको हम चालू कर देते हैं। चालू करने पे क्या दिखेगा, तो आपको जो दिखेगा कि इस सर्किल में नीला रंग घूमता हुआ दिखेगा, ठीक। उससे छोटे सर्किल में रेड रंग घूमता हुआ दिखेगा, उससे छोटे सर्किल में ब्लैक रंग घूमता हुआ दिखेगा। और यदि उसका सेंटर पॉइंट की बात करें तो ये उसका सेंटर पॉइंट अपनी ही जगह पे घूमता हुआ दिखेगा फिरकने की तरह। इन सब में क्या फर्क पड़ा, तो जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट एक्सिस से जुड़ा होता है। अब आप ध्यान से देखिए, केवल नीले रंग पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, बाकी के पंखे पे हमारा ध्यान नहीं है। तो उस समय में क्या हो रहा है कि नीला रंग आपको रोटेशनल मोशन करता हुआ नहीं दिख रहा है, वो आपको सर्कुलर मोशन करता हुआ दिख रहा है। रेड रंग वो भी आपको सर्कुलर मोशन करता हुआ दिख रहा है, ब्लैक रंग वो भी आपको सर्कुलर मोशन करता हुआ दिख रहा है। पर ये जो बीच का सेंटर पॉइंट जिसको हमने किसी अन्य रंग से लगाया है, ये आपको रोटेशनल मोशन करता हुआ दिख रहा है। इसीलिए जब रोटेशनल मोशन की हम डिटेल व्याख्या करते हैं तो उस समय में हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स पता चलते हैं। जैसे ये जो पॉइंट है सेंटर वाला, ये केवल रोटेशनल मोशन कर रहा है। ये नीला लाल या काले रंग वाले पॉइंट्स की तरफ देखा तो पॉइंट बाय पॉइंट देखने पर ही आपको रोटेशनल मोशन दिख रहा है। परंतु अगर हम पॉइंट बाय पॉइंट है नीला काला लाल अलग अलग न देख के पंखा देखें तो ये सब भी रोटेशनल मोशन कर रहा है। यानी कि मैं एक तरह से ये भी कह सकता हूँ कि जब कोई बॉडी होल बॉडी रोटेशनल मोशन करती है
तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वे उस समय सर्कुलर मोशन करते हैं, परंतु जो सेंटर पार्ट है, जो एक्सिस के ऊपर का पार्ट है, जो एक्सिस पे ही है, वो केवल और केवल रोटेशन मोशन करता है। यानी कि हम इसी को दो तरीके से देख रहे हैं। यदि पूरा पंखा देख रहे हैं तो ये नीला रंग भी हमारे लिए रोटेशन मोशन है, घूर्णी गति में है, परंतु यदि हम उसका एक पार्ट के रूप में देख रहे हैं, नीला रंग सर्कुलर मोशन में है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि उसकी कुछ फैक्ट्स मैं पढ़ के सुना देता हूँ। घूर्णी गति के संबंध में ये जो 3-4 पॉइंट मैं पढ़ता हूँ। घूर्णी गति में घूर्णन अक्ष सदैव पिंड से जुड़ी रहती है। जैसे ये घूर्णी गति करता है, रोटेशन, तो वो अक्ष से ही जुड़ा इसलिए करता है। दूसरा, घूर्णी गति सामान्यतः 2 डायमेंशनल है, द्विलिनीय होती है। घूर्णी गति करते हुए पिंड के कण ये कण पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन है, वृत्तीय गति करते हैं। वृत्तीय गति करने में एक विशेषता क्या है कि जब कोई पंखा चला तो जैसे ये नीला रंग यहाँ से चल के यहाँ आया, उतने ही समय में ये लाल रंग यहाँ से चलकर यहाँ आया। तो आप इन चित्र में ध्यान से देखिए कि इसने ज्यादा दूरी चली, इसने कम दूरी चली, और ब्लैक रंग के अनुसार और भी कम दूरी चली। जिसने सबसे कम दूरी चली उसका लीनियर वेलोसिटी कम होगी, इसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, या लीनियर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस नाम है, इसकी कम होगी, इसकी ज्यादा होगी, इसकी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है नहीं। परंतु जितनी देर में ये वाली लाइन की कलर इस वाली लाइन की सीध में आए, आप देख लीजिए सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा सेम ही सेम होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबका सेम है, बिल्कुल सेम, सबका ठीक है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है। इसका क्या है, तो इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो है क्योंकि ये रोटेट कर गया सेंटर पॉइंट, परंतु इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से हम पूरे जो फैक्ट्स देखते हैं, तो पहले मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, फिर इंग्लिश में पढ़ूंगा। घूर्णी गति में घूर्णन अक्ष सदैव पिंड से जुड़ी रहती है, ऐसे इसमें जुड़ी है। दूसरा, घूर्णी गति सामान्यतः 2 डायमेंशनल द्विविमीय होती है। घूर्णी गति करते हुए पिंड के कण वृत्तीय गति करते हैं, जिनके रेखीय वेग भिन्न होते हैं किंतु कोणीय वेग समान होता है। अगला पॉइंट है, घूर्णन अक्ष पर स्थित कण केवल घूर्णन गति ही करता है तथा उसका रेखीय विस्थापन शून्य होता है, लीनियर नहीं चलता है। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। इन रोटेशनल मोशन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ऑलवेज अटैच्ड टू द बॉडी। सेकंड पॉइंट है, रोटेशनल मोशन इज जनरली 2 डायमेंशनल। थर्ड पॉइंट, while performing rotational motion the particles of the body perform circular motion whose linear velocity are different but angular velocities are same. Fourth point, the particle situated on the axis of rotation performs only rotational motion and its linear displacement is 0. तो इस तरह से हमने रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन का डिफरेंस के बारे में जाना, सेंटर ऑफ मास की स्थिति को जाना, एक ही बॉडी को 2 तरीके से देखना है, यानी हम चाहे तो उसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल मान सकते हैं या उस रूप में देख सकते हैं, या उसे होल बॉडी देख सकते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल मानेंगे तो उसके अलग अलग पार्टिकल के जो मासेज है वो अलग अलग प्लेस पर होंगे। होल बॉडी मानेंगे तो उसका सारा मास एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड होगा। उस मास की पोजीशन हम कैसे निकाल सकते हैं ये भी हमने सीखा। अभी मैंने लगभग 5 प्रश्न आपके सामने डिफाइन किए हैं। ये दिए 5 और प्रश्न आप नोट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर वीडियो में ये डिस्प्ले होंगे, आप चाहें तो इसे पॉज करके भी आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। सारे के सारे प्रश्न दोनों लैंग्वेज में आएंगे, हिंदी में भी आएंगे, इंग्लिश में भी आएंगे। आपको जिस लैंग्वेज में उसको नोट करना हो आप उस लैंग्वेज में उसे पॉज करके नोट कर लें, तो लगभग 10-10 सेकंड तक दोनों भाषाओं में प्रश्न यहाँ पर इस डिस्प्ले होते रहेंगे, आप पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। फिर भी यदि आपके पास कोई शंका हो तो वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर भी आएगा, आप मुझे कॉल लगा के पूछ सकते हैं।